हेलो बच्चों, आप थर्ड लेक्चर अब हम स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और रेट लॉ के बारे में जानेंगे। हम तो बेसिकली ये जो टॉपिक है वो हमारा रेट लॉ से बिलोंग करता है और इससे पीछे हम पढ़ चुके हैं रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में, आरओआर के बारे में हम जान चुके हैं, उसकी प्रॉब्लम ले चुके हैं। तो चलिए आज हम टॉपिक शुरू करते हैं रेट लॉ। तो लेट्स वी स्टार्ट। यूनिट नंबर 4 है और इसके अंदर हम टॉपिक आज जो पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 के अंदर रेट लॉ पढ़ेंगे। और रेट लॉ के सब टॉपिक्स हैं रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एंड मोलिकुलरिटी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। और फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है रेट लॉ। रेट लॉ के कंसेप्ट को जनरली समझने के लिए एक हम जनरल आइडिया लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो रेट लॉ के कंसेप्ट को देखने के लिए हम एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर ए बी and it will form a product, any type of product it will form. Now according to रेट लॉ, रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant raised to the power alpha and concentration of reactant beta, where alpha may be equal to A or alpha not equal to A, beta not equal to B and beta नॉट इक्वल टू बी। इट मीन्स ये जो वैल्यू आगे होती है इक्वेशन में, दैट इज कॉल्ड स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो रेट लॉ कहता है कि जो स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है और ये एक्सपोनेंट पावर सम जो रेज करते हैं कंसंट्रेशन पे, बोथ आर सिमिलर और डिफरेंट, दैट्स कॉल्ड रेट लॉ। व्हेन वी एक्सप्रेस दिस इक्वेशन एज पर इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ मास एक्शन, इसके अकॉर्डिंग अगर हम रिप्रेजेंट करें, देन लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट क्या होता है? जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं उनके ऊपर जो पावर एक्सप्रेस करते हैं और जो स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो इक्वल होता है। तो ये कंसेप्ट होता है लॉ ऑफ मास एक्शन एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड रेट लॉ। इस रेट लॉ के अंदर जो के की वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर इन टर्म्स को हम सम कर दें, इन दोनों टर्म्स का हम क्या कर दें, सम, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो ये हमारे पास रेट लॉ से रिलेटेड कंसेप्ट और क्वेश्चंस जो हैं उस कोर कंसेप्ट को हम लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इन पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। तो हमारे पास जो कोर कंसेप्ट हैं उनको देखते हैं। तो रेट लॉ क्या है कि एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन इज नोन एज रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। और ये एक्सपेरिमेंटली हम इसको डिटरमाइन करते हैं। तो इसको मैथमेटिकली किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, चलो इस पॉइंट को हम देखते हैं। ये देखिए, अभी हम थोड़ी देर पहले भी हमने इसी पॉइंट को लेकर डिस्कस किया था कि हमारे पास कोई भी केमिकल इक्वेशन, जैसे हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन है और इस केमिकल इक्वेशन के अंदर अगर हम बात करें तो उसका रेट अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। ये वैल्यू एक्स और वाई होगी जो कि स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर नहीं होगी। तो वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट्स एक्स एंड वाई फाइंड एक्सपेरिमेंटली और विच मे और मे नॉट बी सेम टू द स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये इसके बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इस रिलेशंस को जब हम कंप्लीटली लिखते हैं तो कुछ इस तरह से डिनोट करके लिखते हैं। और रेट जो के है वो हमारे पास क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेट कांस्टेंट। तो अभी जो हमने इक्वेशन एक्सप्रेस की थी उस इक्वेशन के अंदर अगर हम जो रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन टर्म्स की वैल्यू को हम यूनिट ले लें, देन रेट ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शंस हमारे पास किसके बराबर हो जाता है, रेट कांस्टेंट के
बराबर हो जाता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन एट ए यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे उसको हम, रेट कांस्टेंट और या स्पेसिफिक रेट, या हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट कांस्टेंट व्हेन कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट आर यूनिटी। तो रेट कांस्टेंट कभी भी डिपेंड नहीं करता, रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, इस पे हमेशा डिपेंड करता है, इस पॉइंट पे, ये हमें ध्यान रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको हमें ध्यान रखना होगा, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर जो एक्सपोनेंट टर्म्स होती हैं और स्टीकियोमेट्री होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। सेकेंड पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसके इस पॉइंट को समझने के लिए अगर हम इसको रेट लॉ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास देखो ये जो पावर्स हैं, दीज पावर्स may or may not be equal to stoichiometric coefficient, but this equation if represent in form of LOMA, law of mass action, then it's mandatory कि the power expressed on concentration term is always equal to stoichiometric coefficient, इसके बराबर होती है। चलिए, तो लॉ ऑफ मास एक्शन कैसा कंसेप्ट हुआ हमारे पास, थ्योरेटिकल कंसेप्ट, वेयर रेट लॉ जो है वो हमारे पास कैसा कंसेप्ट है, एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। आप मेरे साथ साथ नोट्स भी बना रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे, तो ये जनरल कंसेप्ट है इससे रिलेट। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो है हमारे पास, जो रेट लॉ में जो हम रेट एक्सप्रेस करते हैं, तो इसके ऊपर जो पावर्स आती हैं, इट इज द सम ऑफ पावर्स, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे एक्स एंड वाई, if we do the sum of these then it is called order of reaction। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ये जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और फ्रैक्शनल हो सकता है। कुछ केस होते हैं जहाँ नेगेटिव होता है, वो हम आगे इस पॉइंट को लेकर एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम यूनिट देखें रेट कांस्टेंट की, तो यूनिट को किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं, इसको हम थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश करेंगे। कि हमारे पास कोई एक इक्वेशन है एन ए, और इससे हमारे पास कोई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। तो अगर हम इसका रेट फाइंड आउट करें, तो रेट इज इक्वल टू के, और ये हमारे पास होता है ए टू द पावर एन। तो अगर हम इसकी यूनिट निकालना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसको, के इज इक्वल टू रेट अपॉन ये कंसंट्रेशन टर्म्स, और इसकी पावर क्या होगी एन। रेट को क्या लिखा जाता है, मोल, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और कंसंट्रेशन को क्या लिखा जाता है, मोल पर लीटर, और इसकी पावर क्या लग गई हमारे पास, एन लग गई। तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएं, हमारे पास होगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और ये हमारे पास एन लग जाती है, तो टू द पावर एन। और भी ये अगर हम पूरा इसको अगर अलग न रखें, इसके साथ ले लें, या थोड़ा सा इसको हम इस तरह से कंसिडर कर लें, इस पॉइंट को हम इस तरह से कंसिडर करके चल पड़े, मोल को कैपिटल एम, मोल पर लीटर को कैपिटल एम मोलरिटी से रिप्रेजेंट कर लें, और इसको हम सेकंड है, इसको हम टाइम इनवर्स ले लें, तो ये हमारे पास टू द पावर एन, और ये ऊपर लेके जाएंगे तो कंसंट्रेशन वन माइनस एन, और ये हमारे पास होगा टाइम माइनस वन। ये जनरल फॉर्मूला बनेगा। इफ एन की वैल्यू हम जीरो ले लेते हैं, जीरो मीन्स कौन से ऑर्डर की बात करें हम, जीरो ऑर्डर, तो एन की वैल्यू जीरो रख दो, देन रेट ऑफ यूनिट क्या बनेगी, कैपिटल एम, एन की वैल्यू जीरो रखी, वन माइनस जीरो, और ये हमारे पास क्या होगा, टाइम होगा, ये माइनस वन। तो हम इस तरह से एम की वैल्यू वन और ये टाइम होगा माइनस वन, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, और ये हमारे पास क्या होगा, सेकेंड इनवर्स।
तो ये हमारे पास यूनिट आ जाएगी। ऐसे जब हम n की वैल्यू 1, मतलब हम कौन से ऑर्डर की बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं, तो हमारे पास k इज इक्वल टू कैपिटल M 1 - 1, और ये हमारे पास होगा टाइम इनवर्स। तो ये हमारे पास क्या आएगी, 0, और ये हमारे पास होगा टाइम इनवर्स, तो ये हम लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स। तो ऐसे हमारे पास यूनिट हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये हमारे पास पार्ट रहने वाला है। तो चलिए इसके अंदर कौन कौन से पार्ट हमारे पास स्पेसिफिक है, जैसे मैंने आपसे अभी एक्सप्लेन किया, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर n, और हमने एक जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया जिसकी हेल्प से हम अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमारे पास इफ n इज इक्वल टू 0 है, तो यूनिट हमारे पास ये आएगी, क्योंकि n की वैल्यू जो यहाँ आई है वो हमने 0 रखी। ऐसे ही जब हम सेकेंड यूनिट में जाते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास ये यूनिट बनेगी, और n की वैल्यू हम फर्स्ट रखेंगे तो हमारे पास ये यूनिट आएगी। n की वैल्यू 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन निकालेंगे तो उसके अंदर हमारे पास ये यूनिट आएगी, मोल लीटर, मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। अब हम आते हैं एनसीईआरटी कॉर्नर पे। एनसीईआरटी कॉर्नर वो कॉर्नर होता है जिसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर से हमसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्नर है, और यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल एनसीईआरटी के अंदर 4.3। तो हमसे पूछा गया व्हाट विल बी द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो अगर हम फर्स्ट केस देखें तो ओवरऑल ऑर्डर हमारे पास जो यहाँ बनेगा फर्स्ट केस के अंदर, वो सम ऑफ द पावर्स होगा। तो ए के अंदर 2 पावर्स है, और इन दोनों पावर्स को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास ये बनेगा 4/2। तो हमारे पास ऑर्डर आएगा 2। अगर हम इसी तरह से इसका बी पावर पार्ट लेके चलते हैं तो सम ऑफ द पावर्स, तो 2 लिया हमने और -2, तो ये हमारे पास 1/2। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकंड के अंदर ये ऑर्डर हमारे पास डेवलप होंगे। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, तो हमारे पास ये आता है। इसके अंदर हमसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई करना है आपको कि फर्स्ट के अंदर कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी और सेकंड में कौन सी। तो जो पीछे यूनिट लगी होती है किसी के पीछे यहाँ लास्ट में, इस यूनिट से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है या फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। तो इस यूनिट को देख के हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास इसमें देखा जाए तो फर्स्ट के अंदर जो ऑर्डर है हमारे पास यूनिट है, उसकी यूनिट देखें, लीटर, मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो ये सेकंड ऑर्डर की है, और ऐसे सेकंड इनवर्स अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास किसकी है, फर्स्ट ऑर्डर की है। तो इस तरह हम बता सकते हैं ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर रहेगा। नेक्स्ट पे अगर हम चले, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें एनसीईआरटी का, तो नेक्स्ट हमारे पास इन टेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ये हमें रिएक्शन दे रखी है, इसका हमसे ऑर्डर पूछा है, तो सम ऑफ द पावर्स कर देंगे तो इसके अंदर हमारे पास 2.5 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे पास कह रखा है कोई इक्वेशन है और वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास अच्छे बनते हैं। तो कहता है सेकंड ऑर्डर फॉलो करती है, तो इट मीन्स एक्स एंड वाई है, और एज पर क्वेश्चन ये सेकंड ऑर्डर फॉलो करती है, इट मीन्स के जो है वो सेकंड ऑर्डर फॉलो करेगा। ठीक है। इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स इंक्रीज करने का मतलब है 3x का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर। तो हमारे पास रेट जो बनेगा वो क्या बनेगा, 9 kx स्क्वायर, या हम कह सकते हैं कि 9 टाइम्स बन जाएगा हमारे पास। तो नया जो रेट बनेगा उसका हमारे पास क्या बनेगा, वो 9 टाइम्स की फॉर्मेशन होगी, 9 गुना बढ़ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन हमसे काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हम देखें तो हमारे पास अब जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम से। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से जो अलग अलग टाइप्स हैं, तो जिसमें से पहली टाइप आपके पास स्क्रीन पे है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट हम समझने के लिए। जैसे हमसे पूछा है, फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन
ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एंड द डायमेंशन ऑफ रेट कांस्टेंट। हमें ऑर्डर भी निकालना है और उसका डायमेंशन भी निकालना है। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमारे पास रेट दे रखा है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, रेट दे रखा है, रेट इज इक्वल टू के, और ये हमें दे रखा है एन ओ की स्क्वायर। तो अगर हम इसका ऑर्डर फाइंड आउट करें तो हमारे पास ऑर्डर तो 2 हो जाएगा इसका, क्योंकि जो रेट एक्सप्रेशन में पावर्स होती है ऑर्डर बताती है। और अगर हम इसका डायमेंशन निकालें, अगला पार्ट इसमें हमसे क्या पूछा है, डायमेंशन। डायमेंशन मीन्स हमें से इसकी क्या पूछिए, यूनिट पूछिए कि भाई इसकी यूनिट क्या रहेगी, वो हमें इसकी फाइंड आउट करनी है। तो जो इक्वेशन हमें दे रखी है, रेट इज इक्वल टू के और एन ओ की स्क्वायर, यूनिट किसकी निकालनी है, रेट कांस्टेंट, तो के की निकालनी है, तो रेट अपॉन ये क्या हो जाएगा, एन ओ का स्क्वायर। तो रेट की यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। तो आगे लेके जाते हैं हम इसकी, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और ये हमारे पास होगा मोल का स्क्वायर लीटर -2। यहाँ ऊपर लेके जाते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, मोल -1, और यहाँ लेके जाएंगे तो लीटर +1 और सेकेंड इनवर्स, तो ये हमारे पास यूनिट बनेगी। तो हम दोनों एस्पेक्ट इस तरह से इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे जब हम सेकंड पार्ट में जाएंगे तो सेकंड पार्ट के अंदर इन दोनों के ऊपर पावर्स 1 1 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा, सेकंड, और सेकंड ऑर्डर की यूनिट लगभग यही आती है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है, इसका ऑर्डर क्या आएगा, 3/2 आएगा, तो इसकी यूनिट डिफरेंट होगी। इसका ऑर्डर कौन सा आएगा, इसका ऑर्डर फर्स्ट आएगा, तो फर्स्ट ऑर्डर की होगी। तो चलिए इन एस्पेक्ट्स को हम देखें कि किसकी आंसर क्या आएगा। तो अगर हम फर्स्ट का देखा है तो फर्स्ट के अंदर देखो ऑर्डर सेकंड आया हमारे पास, और जो यूनिट आई है वो हमारे पास सेकंड ऑर्डर की यूनिट आई है। अगर हम अगला पार्ट देखें सेकंड, तो सेकंड वाले पार्ट में इक्वेशन दे रखी है, ऑर्डर कितना आएगा 2। अब हम के निकालना है तो रेट अपॉन ये, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, मोल पर लीटर, इसकी वैल्यू क्या होती है, मोल पर लीटर, और रेट की वैल्यू क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये हमारे पास इसकी यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर अगर आप लोग देखो तो थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 3/2 ऑर्डर आ जाएगा। रेट किस तरह से फाइंड आउट होगा, रेट अपॉन जो दे रखा है वो के की वैल्यू होगी। अब इसको रखेंगे और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो लास्ट में हमारे पास ये आएगा। जो फोर्थ पार्ट है उसके अंदर हमें ऑर्डर फर्स्ट आएगा, अगर के की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगी, तो ये हमारे पास होगा रेट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और ये हमारे पास बनेगा मोल लीटर इनवर्स, और आंसर क्या आएगा, सेकंड इनवर्स। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, और हमें जो दे रखा है 4.2 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें कह रखा है कि फॉर द रिएक्शन 2AB और A2B की फॉर्मेशन करता है, और इसका जो रेट है वो ये है, ये हमें दे रखा है रेट, ठीक है। तो ये हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, और के की वैल्यू दे रखी है, और कैलकुलेट कब करना है, ए और बी की वैल्यू हमें ये दे रखी है। तो इनिशियल रेट हमें कैलकुलेट करना है। देखो दो पार्ट है, कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, एक तो यहाँ तक करना है, आफ्टर के बाद फिर सेकंड पार्ट करना है। तो इनिशियल रेट में रेट हमें दे रखा है, के की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है, और बी की, इन सब वैल्यूज को रखते हैं तो हमारे पास रेट आता है। तो इनिशियल रेट हमारे पास ये आएगा। फर्स्ट पार्ट आई थिंक क्लियर हो गया। अब कहता है कि ए इज रिड्यूस टू 0.6, अगर ए को हम इतना रिड्यूस कर दें तो फिर हमारे पास नया रेट क्या बनेगा, तो वो अगला पार्ट हमारे पास पूछता है। तो नया रेट क्या बनेगा वो देखो, जिस तरह से हमें क्वेश्चन कह रहा है, तो कहता है व्हेन ए इज रिड्यूस फ्रॉम 0.1 टू 0.06, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी रिएक्ट की होगी, तो ए की इनिशियल ये थी, इतनी रिड्यूस कर दी तो इतनी रिएक्ट की होगी। और ए और बी में हमें रिलेशंस क्लियर है सभी, अगर थोड़ा सा बैक में जाके देखो इस चीज को, तो ए और बी में क्या रिलेशन, ए बी स्क्वायर दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, ए का बी स्क्वायर दे रखा है। इट मीन्स अगर ए की इतनी है तो बी की क्या हो जाएगी, ए के रिस्पेक्ट में 1/2, तो ये जो थी इसके रिस्पेक्ट में इसकी 1/2 थी, हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। अब देखो बी की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, इतनी,
रिएक्ट कितनी, इतनी, रिमेन कितनी रहेगी, 0.18। ओके, तो अब हमने फिर से वापस रेट निकाला, के की वैल्यू जो पहले तो वही रखी, एक वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई थी, जो ओरिजिनल वैल्यू ए की वो कितनी है, 0.06। ये कह रहा है ए की इतनी कर दी जाए तो बी की वैल्यू ए के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, 0.18, और हमारे पास आएगा 3.89 मोल पर लीटर इनवर्स। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलें, तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है और ये कहता है कि बताइए कि हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरह की दे रखी है कि डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मीन्स अगर इसका हम सॉल्यूशन करें और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो अमोनिया है उसका अगर हम डीकम्पोजिशन करें तो ये टूटती है नाइट्रोजन प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं इसके। तो कहता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इट मीन्स अगर इसका हम रेट निकालें तो रेट इज इक्वल टू के, और NH3 के ऊपर कितनी हो जाएगी, 0। इट मीन्स इसका रेट जो है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये पॉइंट कह रहा है इसका, और के की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे ही रखी है। इट मीन्स इसका जो रेट होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। मतलब यहाँ हमारे पास ये वैल्यू है। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, रेट की वैल्यू ये हो जाएगी। अब हमसे पूछा क्या क्या है उस पॉइंट पे आते हैं। तो नाउ अगर हम इसका रेट एक्सप्रेस करें तो 1/2 d NH3/dt इज इक्वल टू dN2/dt इज इक्वल टू 1/3 dH2/dt। यहाँ से कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो ये माइनस रहेगा, इसकी बढ़ती है तो इसकी क्या रहेगी, प्लस रहेगी। और ये सभी वैल्यू क्या है, ROR मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन, और ये जो हमने निकाला ये भी क्या है हमारे पास, ROR। अब हमसे पूछा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस मीन्स ROA पूछा है हमसे, और ROA किसका पूछा है, नाइट्रोजन का। तो हमें पता है कि जब ROA आता है उस टाइम पे हम स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लगाते, तो ROA ऑफ नाइट्रोजन ये रहेगा, और ROA ऑफ हाइड्रोजन ये रहेगा। इट मीन्स हमें ये दो पार्ट जो है इसमें से डिटरमाइन करने, ये वैल्यू हमें दे रखी है तो इसकी इक्विवेलेंट रख सकते हैं। तो नाउ हमने क्या किया, 1/2 d NH3/dt इज इक्वल टू dN2/dt, ये वैल्यू ली। अब हमें किसका रेट दे रखा है, हमें ROR, मतलब हमें ROR की वैल्यू दे रखी है। इट मीन्स ये वैल्यू हमें और हमारे पास दे रखा है 1/3 dH2/dt, और ROR की वैल्यू दे रखी है, तो इसके मीन्स ये वैल्यू किसके बराबर है, 10⁻⁴। अब हमसे ये पूछा है तो हम बता देंगे, क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर थी, इसलिए dN2/dt हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। एक आंसर आ गया। सेकेंड में भी हमें पता है कि ये इसके बराबर होता है, तो हम लेंगे 1/3 dH2/dt इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁴। अब इसको 3 को इस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास नेट आंसर जो आएगा वो ये आएगा, dH2/dt इज इक्वल टू 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁴। तो 7.5 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये आंसर आएगा इसका। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे जो पार्ट पूछा हुआ है वो वेरी सिंपल पार्ट हमसे पूछा हुआ है। ये कह रखा है कि ये इक्वेशन दे रखी है और ये इसका रेट एक्सप्रेस कर रखा है
इन प्रेशर, प्रेशर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है ये, ठीक है, इन ए क्लोज्ड वेसल्स। सो द रेट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये इसका रेट एक्सप्रेस कर रखा है हमने। इफ द प्रेशर इज मेजर्ड इन बार, और टाइम किस में ले रखा है, मिनट के अंदर, देन व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट, दोनों की यूनिट हमें बतानी है। तो नाउ सबसे पहले हमसे रेट की यूनिट पूछी है, तो रेट हमारे पास क्या होगा, के, और ये दे रखा है प्रेशर, तो ये प्रेशर को हम किस में मेंटेन कर रखा है, ये जो ब्रैकेट के अंदर प्रेशर है तो इसको हम किस में लिखेंगे, बार के अंदर, और ये क्या हो जाएगा 3/2। पहले हम रेट कांस्टेंट निकाल लेते हैं, रेट की यूनिट क्या हो जाएगी, बार पर, और टाइम हमारे पास किस में दे रखा है, मिनट में दे रखा है, तो हमारे पास के, और ये हो जाएगा बार 3/2। के की वैल्यू निकालोगे तो के की वैल्यू हमारे पास आएगी बार अपॉन मिनट, और 1/बार 3/2। इसको आगे लेके जाओगे तो बार 1 - 3/2, और ये मिनट ऊपर आके क्या हो जाएगी, मिनट इनवर्स हो जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी बार, ये दो इसमें से तो -1/2, और ये हमारे पास हो जाएगी मिनट इनवर्स। तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। तो हमने क्या बता दी, किसकी बता दी, हमने रेट कांस्टेंट बता दिया, अब हमें रेट बताना है। तो नाउ रेट हमारे पास क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के बार 3/2। के की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है बार -1/2 मिनट इनवर्स, और ये बार कितनी है 3/2। ये पावर आपस में जुड़ जाएंगी, हमारे पास क्या आएगी, बार -1/2 प्लस 3/2, और ये हमारे पास कितना होगा, मिनट इनवर्स। इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। आई होप कि ये कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, जब हमने यूनिट निकाली पहली रेट कांस्टेंट की, तो पहली यूनिट हमारे पास ये आई, और फिर इस यूनिट को हम पुटअप करके अगली वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट के ऊपर आते हैं हम। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के ऊपर कुछ हमें प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, और उन प्रॉब्लम्स को अगर हमें सोल्व करना है, तो हमारे पास ये प्रॉब्लम्स दे रखी है। इस प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरह की प्रॉब्लम से पूछे गए हैं। तो हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, और उसमें हमसे पूछा है फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शंस, इस रिएक्शंस का हमें ऑर्डर निकालना है, और राइट द रेट एक्सप्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन आल्सो। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें दो मेथड फॉलो करते हैं हम, एक होता है लॉन्ग मेथड, और एक होता है हमारे पास ट्रिकी मेथड। तो आज हम दोनों मेथड्स इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे कि कैसे हम किसी इक्वेशंस का ऑर्डर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लॉन्ग मेथड लेके चलते हैं, और ये लॉन्ग मेथड जो होता है ये बोर्ड एग्जाम के अंदर इम्पोर्टेंट होता है, तो वहाँ इसको हम अप्लाई कर सकते हैं इस मेथड को। तो ये हम फॉलो करके चलेंगे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो चलिए लॉन्ग मेथड्स को हम लेके चलते हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसमें। जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो हम एक रेट ऑफ रिएक्शंस हम बनाते हैं इसमें। तो रेट इज इक्वल टू के, ए और बी। अब हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो इसकी पावर को हम एक्स मानेंगे, इसकी पावर को हम क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। इसी फॉर्मेट में हम रेट इक्वेशंस बनाए, तो चलिए हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 4 के, ए की वैल्यू कितनी है 1 टू द पावर एक्स, और बी की वैल्यू कितनी है 2 टू द पावर वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे सेकंड इक्वेशन बनेगी के टू द पावर एक्स, और नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगी 2 द पावर वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और नेक्स्ट बनेगी 16 के टू द पावर एक्स, और 4 द पावर वाई थर्ड। ये तीन इक्वेशंस हमारे पास इस तरह से बनेंगी। तो नाउ अब हम देखेंगे जिसमें कॉमन है उनको डिवाइड कर लेंगे, तो इस इक्वेशन और इसमें ये कॉमन है, तो हम करेंगे नाउ डिवाइड, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय
फर्स्ट, सेकेंड को हम फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, हमारे पास क्या बना 4/4 और k टू द पावर x और टू द पावर y, डिवाइड करना k अपॉन, ये हमसे डिवाइड हो गए तो ये कंप्लीट, तो ये 1 आया हमारे पास और टू द पावर x, तो अगर टू द पावर 0 कर दें तो हमारे पास क्या आएगा टू द पावर x, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 0 आएगी, तो इक्वेशन कौन से ऑर्डर की हो जाएगी, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। चलिए नाउ अब हम डिवाइड करते हैं अगला, तो डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाई सेकेंड, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करो, तो थर्ड हमारे पास है 16 ए टू द पावर x फोर द पावर y अपॉन ये 4 के टू द पावर x और टू द पावर y, तो ये आएगा 4, इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा टू द पावर y, तो ये होगा टू द पावर 2y, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 2 आएगी। ठीक है, तो नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने से पहले हम रेट करेंगे, तो रेट इज इक्वल टू k 1 टू द पावर x था, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, और y की वैल्यू, a की वैल्यू 0 आ गई ना हमारे पास, a की वैल्यू क्या आ गई 0, और b की वैल्यू क्या आ गई 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बना 0 + 2 इज इक्वल टू 2, यही तो पूछा था, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, राइट इट्स रेट एक्सप्रेशन, ये हमारे पास इसका रेट एक्सप्रेशन हो गई, ये इसका ऑर्डर हो। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास लॉन्ग फॉर्मूला है, लेकिन अगर हम इसी को ट्रिक मेथड में कन्वर्ट करना चाहें तो ट्रिक मेथड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देखो, अब जो बता रहा हूँ वो ट्रिक मेथड है, उस मेथड से आप लोग कैसे कर सकते हो, ये देखो, ट्रिक मेथड में करने के लिए हम इसको, दोनों में कॉमन टर्म है तो इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, तो इसका हमारे पास होगा रेट इज इक्वल टू k a टू द पावर x, अब b को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, तो हमारे पास अगर इसको कांस्टेंट मान लिया तो इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स कितनी बढ़ी है, डबल हुई है, तो 2a टू द पावर x, रेट कितना हुआ है 4 से 4, तो ये कांस्टेंट हो गया 1, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 टू द पावर x, ये सारे कांस्टेंट है, तो टू द पावर अगर 0 होगा तब हमारे पास टू द पावर x होगा, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 0 आएगी। लेकिन ऐसे ही अब हम रेट निकालें दूसरे में, अब की बार हम इसको कांस्टेंट ले लें, तो मतलब हमने किसको कांस्टेंट ले लिया, अब की बार x को कांस्टेंट ले लिया, तो ये हमारे पास b बचेगी, रेट अपने पास कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया k, और b की वैल्यू कितनी होगी 2 टाइम्स होगी, तो हमने क्या किया 2b का पावर y, ऐसे लिख सकते हैं 2 और टू द पावर 2y, और y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, तो ओवरऑल रेट हमारे पास, ओवरऑल रेट क्या बनेगा, ओवरऑल रेट k a टू द पावर x और b टू द पावर y, अब a की वैल्यू कितनी है अपने पास, a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू कितनी है 2 है, ये तो हमारे पास हो गया इसका रेट जो हमसे पूछना चाह रहा था, क्लियर। और अगर हमसे ऑर्डर पूछ रखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा 0 + 2 सेकेंड ऑर्डर। इस तरह से, इस मेथड से हम बता सकते हैं कि कैसे हम इस तरह से रेट वाले पार्ट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू को। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। चलिए आगे हम चलते हैं इस पार्ट में। तो हमारे पास कॉमन ट्रिक्स हैं जो कि किसी भी इक्वेशन के आसानी से हमें ऑर्डर को बता सकती हैं। तो इन कॉमन ट्रिक्स से हम इसको याद रख सकते हैं, जैसे कंडीशन नंबर 1 हमें जो दे रखी है उसको लेके चलते हैं फर्स्ट कंडीशन को। ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है ऐसे
रेट और ए और उसका कुछ भी एक्स वाई जेड, मान लीजिए हमने ए लिया और उसकी पावर हमारे पास क्या बन रही है, एन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को करना चाहते हैं। तो कहता है कि कंसंट्रेशन टर्म्स को ट्वाइस कर दो और रेट को डबल कर दो। तो रेट को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2R कर दिया। कंसंट्रेशन टर्म्स है उसको भी हमने क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया। तो कह रहा है कि अब बताओ उसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर मतलब एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये रिजल्ट जो नेट आएगा वो टू द पावर एक्स आएगा और इसके पास वैल्यू 1 है, तो एक्स की पावर 1, तो हमारे पास ऑर्डर फर्स्ट आ जाएगा। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे जो सेकंड है उसके अंदर हमें कह रहा है कि हमारे पास जो रेट है और के और ये ए टू द पावर एक्स है, तो रेट कितना कह रहा है, वो 9 टाइम्स कर दिया जाए। कंसंट्रेशन कितनी कर दी जाए, 3 टाइम्स कर दी जाए। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो क्लियर है इसकी वैल्यू स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या होगा, 3a का एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, तो सेकंड ऑर्डर आ गया। ऐसे ही जब कंसंट्रेशन कहता है रेट तो 1/4 कर दो और कंसंट्रेशन है उसको 1/2 कर दो एक्स, तो ऐसी कंडीशन में क्या आएगा, तो सीधी सी बात है 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और 1/2 का एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ऐसे ही 4 टाइम्स करेंगे तो 1/2 आएगी, ट्वाइस करेंगे 1/2 करेंगे -1 आएगी, इसकी इतना करेंगे तो हमारे पास 3/2 और 1.5 आएगा। ये हम कैलकुलेट करके और बता सकते हैं कि वैल्यू किस तरह से हमारे पास फाइंड आउट हुई। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम प्रॉब्लम्स लेते हैं इसके ऊपर और बढ़ते हैं कि भाई इस पे और किस तरह की प्रॉब्लम हमसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में ये हमारे पास है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है और उसके अंदर से हमसे प्रॉब्लम्स पूछी है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो हम अपने जो ट्रिक मेथड सीखा है उसी को अगर हम फॉलो करें तो आई थिंक ये पॉइंट हमारा क्लियर हो सकता है। तो हमसे कांस्टेंट देख लेते हैं या फिर सीधा हम रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ए के अंदर ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, तो अब हम बी का पहले फाइंड आउट कर लें। तो देखो रेट इज इक्वल टू के, ए टू द पावर क्या हो गया एक्स और बी टू द पावर क्या हो गया वाई। अब हमने ए को कांस्टेंट मान लिया, तो रेट इज इक्वल टू के और ये हो गया बी टू द पावर वाई। अब हम देखो बी में यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो कितना टाइम्स बढ़ता है हमारे पास, 10 3 30, 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है हमारे पास वैल्यू। अगर हम यहाँ से यहाँ तक वैल्यू देखते हैं तो भी हमारे पास 3 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। कैसे कि 0.30 और 0.10 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये उल्टा हो रहा है। या 1/3 कर सकते हो, तो ये 1/3 ले लो, या इस तरफ से आते हो तो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो हमारे पास और रेट दोनों को डिवाइड करोगे तो लगभग कितना आएगा, 1 आएगा और ये हमारे पास 1/3 का वाई हो रहा है। देखा जाए तो अगर हम 1/3 की वैल्यू 0 कर दें तो ये 1/3 की वैल्यू क्या आएगी, 0, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब अगली कंडीशन में ए की वैल्यू निकाल लें हम और इसको कांस्टेंट लेके चल पड़े। अब इसमें हमारे पास ऑलरेडी कुछ ऐसा है नहीं कि जिसको हम कांस्टेंट मान के चले, तो हम इसी वैल्यू दोनों वैल्यू को ले लेते हैं। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो रखी है, दुगना हो रखा है कंसंट्रेशन, तो 2a पावर x कर दिया हमने। अब रेट की वैल्यू को अगर हम देखें इसके अंदर, तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आती है ये देखते हैं हम। तो अगर हम इसके अंदर रेट की वैल्यू को, जैसे इससे दुगना हो रखा है, तो इसके अंदर हमारे पास आएगी वैल्यू 1.43 इंटू 10⁻⁻5 और ये होगा 5.07 10⁻⁻5 डिवाइड करेंगे तो ये आती है 2.82। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था कि अगर वैल्यू 2.82 है और ये 2 का पावर x है, तो ये वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास कितनी आएगी, 1.5। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1.5 आएगी। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। तो रेट हमारे पास क्या था, ये था
के ए टू द पावर एक्स और ये था बी टू द पावर वाई। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ 0 है, और बी एक्स की वैल्यू सॉरी 1.5 है, और वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है। तो ओवरऑल ऑर्डर जो है वो हमारे पास कितना आता है, 1.5 आता है। ये कई बच्चों को ये पॉइंट अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मैं थोड़ा सा एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से, कि अगर हमारे पास ये दे रखा है टू द पावर एक्स और 2.82, तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स लॉग 2, और ये 2.82 को log 3 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी log 3 बाई log 2। राउंडिंग ऑफ रूल में ये 0.4 के बराबर होती है और ये 0.3, तो ये हमारे पास 1.33 समथिंग आएगी, और एग्जैक्ट निकालोगे तो ये 1.5 के आसपास आएगी। इस तरह से हमने इस वैल्यू को फाइंड आउट किया है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट होता है 3.11, और इस प्रॉब्लम को हम शुरू करते हैं। 3.11 प्रॉब्लम में हमारे पास दे रखा है कि द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शंस। ये हमारे पास रिएक्शंस है और ये हमें रिजल्ट्स मिले। लॉन्ग मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम ट्रिकी मेथड से इसको हम फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। और इसके अंदर हमसे दो पॉइंट पूछे गए हैं। फर्स्ट पूछा है डिटरमाइन द रेट लॉ, और सेकंड पूछा है हमसे रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शंस। तो जो रिएक्शंस है उसके लिए रेट कांस्टेंट और रेट ला क्या होगा। तो चलिए हम फर्स्ट इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो रेट ऑफ इक्वेशन बनेगी, हमारे पास जो भी रेट इक्वेशन लेके चलते हैं हम ए एंड बी। तो फर्स्ट लेट अस कंसिडर रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। हमने जो ए है उसके अंदर ये दो क्वांटिटी हैं, तो इन दोनों को हमने कांस्टेंट ले लिया। तो ए को अगर हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, इफ ए इज कांस्टेंट, ए अगर हमारे पास कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो रेट बनेगा वो रेट किसका बनेगा, के, और बी टू द पावर क्या हो जाएगा, वाई। अब बी के अंदर हमने देखा कंसंट्रेशन 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है इसके अंदर, तो 2 टाइम्स इंक्रीज हुई, तो कंसंट्रेशन को हमने क्या कर दिया, 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। और रेट कांस्टेंट अगर हम यहाँ देखें, तो ये पॉइंट इस तरफ करने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी 28.8 इंटू 10 टू पावर -2। इस वैल्यू से इसको जब हम डिवाइड करेंगे 7.2 इंटू 10 टू पावर -2, ये कैंसिल, और ये लगभग 4 के आसपास वैल्यू हमारे पास आएगी। तो ये वैल्यू हमारे पास 4 के आसपास आई, तो एग्जैक्ट हमारे पास बना टू द पावर वाई और टू द पावर 2, और वाई मीन्स वाई इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आई वो 2 वैल्यू आती है। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बी को अब कांस्टेंट करते हैं, तो ये बी की दो क्वांटिटी सेम है, तो हमारे पास इफ बी इज कांस्टेंट, अगर हमारे पास बी कांस्टेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में रेट क्या बनेगा, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स। अब ए की वैल्यू यहाँ से और यहाँ तक देखें तो हमारे पास कितने टाइम्स इंक्रीज हो रही है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। तो ए की वैल्यू हमारे पास हुई 4 टाइम्स इंक्रीज, ये 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। और रेट देखा जाए तो दोनों के अंदर पहले ये देखिए पावर्स जो है उसको इक्वल करने की जरूर कोशिश करें। तो अगर इसके अंदर हम इस डेसिमल पॉइंट को इस तरफ ले आते हैं तो 24.0 इंटू 10 टू पावर -3, और इसको फर्स्ट डिजिट जो है ऊपर वाली इससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ भी हम देखेंगे तो ये 4 के आसपास वैल्यू आएगी, तो ये रेट आया 4, तो 4 टू द पावर एक्स, और एक्स जो है वो एक इक्वलेंट हुआ, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 आई। तो नाउ हमसे जो पूछा है हम वो फाइंड आउट करेंगे। नाउ हमसे पहले पूछा है रेट ला, तो रेट ला के अकॉर्डिंग रेट इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू है वो है के ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 1 आई है, तो ये 1 रखेंगे। और बी की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, तो बी की वैल्यू 2 रखेंगे। अब आप इसका कहीं भी रेट ला के अकॉर्डिंग वे ए इसको ही हम कंसिडर कर लें,
तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.1, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.1, और इसका क्या कर दें स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया, रेट लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस हो गया। लेकिन अगर हमें रेट कांस्टेंट निकालना हो तो एक स्टेप आगे बढ़ जाए। ये रेट हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 6.0 इंटू 10⁻³ अपॉन के, और इनटू ये अगर देखी जाए वैल्यू तो 10⁻1 है, और ये कितनी हो जाएगी 10⁻², ये 10⁻³ हो जाएगी। तो ये हमारे पास ये वैल्यू इसकी देखेंगे 10⁻², और ये 10⁻1, तो के इंटू 10 कितनी हो जाएगी -3। तो 6 इंटू 10 कितनी होगी -3, ये हमारे पास कैंसिल हुआ, और के इजिकल टू अपने पास अप्रोक्सीमेट 6 के आसपास वैल्यू आ गई। हम के किसी से फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट लगभग यही आएगा। तो ये अपने पास इसका पार्ट है। तो चलिए थोड़ा सा इसके अंदर आंसर देखना चाहिए हम इसके। तो देखो रेट ला हमारे पास इस तरह से एक्सप्रेस हुआ है, 1 और 2, 1 और 2 लिया था, और रेट देखो हमारे पास 6 लीटर मोल -2 मिनट इनवर्स। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर हम चलते हैं तो 3.12 प्रॉब्लम्स हमारे पास आती है। इस प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें अननोन क्वांटिटी बीच में दे रखी है। जैसे हमारे पास ये अननोन क्वांटिटी, इसको हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं। ये अननोन क्वांटिटी हमारे पास ये वाई है, ये अननोन क्वांटिटी हमारे पास जेड ले लें हम। तो ये हमारे पास अननोन क्वांटिटी दे रखी है। तो इन अननोन क्वांटिटीज को हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए, द रिएक्शन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। जो स्टेटमेंट हमें सबसे पहले ऊपर दे रखी है उसी से हम रेट बनाएंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं और इसके अंदर आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं कि रेट इजकल टू के, ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, बी, ए एंड बी, बी इज फर्स्ट ऑर्डर, बी इज द फर्स्ट ऑर्डर, तो बी फर्स्ट ऑर्डर है, एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में हमारे पास ऑर्डर आया वो फर्स्ट आया, और बी के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है हमारे पास कितना है, जीरो है। तो ये हमें रेट ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है, ठीक है। इस रेट के व्याप पे अब हम वैल्यू फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं। तो टू फाइंड रेट कांस्टेंट, टू फाइंड रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट हम फाइंड आउट करते हैं। तो रेट हमारे पास क्या दे रखा है, हम फर्स्ट इक्वेशन से ले लेते हैं। तो रेट हमें दे रखा है 2.0 इंटू 10⁻², के ए की वैल्यू कितनी है 0.1, और बी की वैल्यू कितनी है 0.1, इसकी पावर 0 इसकी पावर 1 है। तो हमारे पास रेट की वैल्यू कितनी आएगी 10⁻², और ये होगा के इंटू 10⁻1। अब हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी। तो के की वैल्यू कितनी आएगी 2.0 इंटू 10⁻1। ये हमारे पास रेट कांस्टेंट आ गया। अब हम इसको यूज कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो नाउ इन एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 सेकंड को लेके चलते हैं। तो सेकंड में हमारे पास रेट इजिकल टू, हमारे पास जो दे रखा है उसी हिसाब से अगर हम डेटा फॉर्मेशन करके चलें तो हमारे पास क्या है, रेट इजिकल टू हमारे पास दे रखा है एक्स, ये हमें फाइंड आउट करना है, और बी हमें कितना दे रखा है 0.2 दे रखा है, और रेट की वैल्यू कितनी दे रखी है अप्रोक्सीमेट 40 इंटू 10⁻², ये हमें वैल्यू दे रखी है। अब हमसे पूछा है कि बताइए, लेकिन ए और बी का जो ऑर्डर है वो हमारे पास 1 और 0 है, तो इसको 1 और 0 कंसिडर कर लें। तो जो एक्स की कंसंट्रेशन है वो हमारे पास ये के और रहेगा इसके साथ, ठीक है, रेट इज इक्वल टू के। तो के इंटू ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास एक्स, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये होगा 4 इंटू 0 इंटू 10⁻²। के की वैल्यू हमारे पास रही 2.0 इंटू 10⁻1 इंटू एक्स, और ये 4 इंटू 10⁻²। एक्स कंसिडर हमने किया इसका, तो हमारे पास क्या आएगा 4 इंटू 0 10⁻², अपॉन 2 इंटू 10⁻1। ये दो जाएगा इसके अंदर, और ये वैल्यू कट के कितनी आएगी 2 इंटू 10⁻1।
ये हमारे पास आएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये अपने पास सेकंड आंसर आ गया। लेकिन अगर हम थर्ड में जाके इसका आंसर निकालने की कोशिश करें तो सेम प्रोसेस हम थर्ड के अंदर फॉलो करेंगे। वहां भी हम इस वैल्यू को ए कंसिडर करेंगे, इसको बी कंसिडर करेंगे, और ये वैल्यू हमारे पास किसकी हो जाएगी, रेट की वैल्यू हो जाएगी। तो एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड में अगर हम थोड़ा सा थर्ड को यहाँ देख लें तो हमारे पास क्या होगा, रेट हमें फाइंड आउट करना है। के हमें दे रखा है 2.0 इंटू 10⁻⁻1। ए हमें कितना दे रखा है 0.4, और बी कितना दे रखा है 0.4, लेकिन इसकी पावर 0 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ रेट फाइंड आउट करेंगे। सेम अगर हम फोर्थ एक्सपेरिमेंट में आते हैं तो फोर्थ एक्सपेरिमेंट में हमारे पास होगा रेट, और रेट इज इक्वल टू के, ये जेड की वैल्यू होगी जो हमें फाइंड आउट करनी है। और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, ऑलरेडी 0 दे रखी है। रेट कितना दे रखा है 2.0 इंटू 10⁻⁻1। के हमने फाइंड आउट किया था 20 इंटू 10⁻⁻1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो इस तरह से हम जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप कि इस तरह से इस न्यूमेरिकल में हम सभी एस्पेक्ट्स एक्स वाई और जेड को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं हम। ये इसके आंसर है जो हमने अभी फिलहाल फाइंड आउट किए हैं, उसी रिस्पेक्ट में जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट की लगभग ये वैल्यूज रहेंगे उसके। नेक्स्ट हमारे पास ये प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम्स को अगर हम लेके चलें तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है कि जो बोर्ड एग्जाम के अंदर हमसे लगभग पूछी गई हैं, और ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। तो हमें क्या है कि डिटरमाइन द रेट ला एंड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। रेट ला हमें फाइंड आउट करना है इस डेटा से। तो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है उसका रेट लेते हैं। तो रेट इजकल टू हमारे पास क्या होगा, के और एन ओ की पावर एक्स और सी एल टू की पावर क्या हो जाएगी, वाई। एक्स और वाई की वैल्यू हमें पता होगा तो हम रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नाउ हम क्या लेके चलते हैं, इफ एन ओ इज कॉन्स्टेंट। एन ओ को हम क्या ले लें, कॉन्स्टेंट ले लें। तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको अगर हमने कॉन्स्टेंट ले लिया तो हमारे पास रेट क्या बनेगा, तो रेट बनेगा रेट इज इक्वल टू के। इसको हमने कांस्टेंट ले लिया तो हमारे पास होगा Cl2 की y। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में Cl2 की वैल्यू देखो, 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है इसके अंदर, कितनी बढ़ रही है 2। तो हमने कंसंट्रेशन देखा, ये 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही, और Cl2, और रेट कितना हो गया, ये भी 2 हो गया, तो ये भी 2 वैल्यू होगी। तो देखा जाए तो इसकी टू द पावर 1, और ये हमारे पास होगा टू द पावर y, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। लेकिन हमारे पास कंडीशन चेंज कर ले। अब की बार हम कांस्टेंट किसको ले लें, क्लोरीन को ले लें। इफ Cl2 इज कांस्टेंट, Cl2 हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट हो, तो हम क्या करेंगे, इसको फॉलो किस तरह से हम इसको करेंगे सेट। तो ये देखिए क्लोरीन अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो रेट इज इक्वल टू के एन ओ के पावर एक्स। अब क्लोरीन कांस्टेंट है, अब ये कितना हो गया, ट्वाइस हो गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ NO कितनी होगी, 2 टाइम्स हो जाती है, और ये डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स ये वैल्यू जाएगी। और 4 इजिकल टू टू द पावर एक्स, एंड टू द पावर 2 इजिकल टू द पावर एक्स, एंड एक्स इजिकल टू हमारे पास कितना है, 2 आया। क्वेश्चन हमसे पूछा है डिटरमाइन द रेट ला। तो नाउ जो हमसे पूछा है वही निकालेंगे हम। तो अकॉर्डिंग टू रेट ला, अकॉर्डिंग टू रेट ला, रेट ला के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स आर ओ आर कितना होता है, के इजिकल टू एन ओ की पावर हमने क्या ली थी, एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी आई है 2, और वाई की वैल्यू हम क्लोरीन की कितने लेके चले थे 1। तो ये हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट हुई, ठीक है। और इस तरह से हम इस वैल्यूज को बता सकते हैं कि ये हम रेट ला के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं हम। यहाँ भी हमें रेट ला फाइंड आउट करना है, सेम प्रोसेस है। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जो कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, और इन प्रॉब्लम्स को बार बार अलग अलग एंगल से लगाते रहेंगे तो हमें और अच्छा क्लियर होता जाएगा। सॉल्यूशन हम इसका करते हैं, और अकॉर्डिंग टू रेट ला कोई कंडीशंस हमें दे नहीं रखी, तो हम अपनी तरफ से कंडीशंस लेके चलेंगे। रेट ला के अकॉर्डिंग हमारे पास
रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, आर ओ आर इज इक्वल टू के, और हमारे पास होगा ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर क्या हो जाएगा, वाई। अब हम पहली कंडीशंस देखें तो देखो कांस्टेंट हमारे पास क्या है, बी कांस्टेंट है, बी को हमने कांस्टेंट ले लिया। इफ बी इज कांस्टेंट, तो बी अगर हमारा कांस्टेंट है तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, आर ओ आर। रेट हमारे पास क्या आ जाएगा, के ए एक्स, ये आ जाएगा। ए की वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में कितनी टाइम्स बढ़ी है, 2 टाइम्स इंक्रीज हुई। तो 2 टाइम्स इंक्रीज हुई तो के जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हमारे पास होगी। और कंडीशंस, रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ा है, कांस्टेंट है, कोई वैल्यू नहीं बढ़ी, इक्वल है। तो 1 टू द पावर अगर हम लेके चलें तो 2 द पावर एक्स है। तो हम पहले कर चुके हैं कि इस तरह की कंडीशंस में अगर हम जीरो लगा दें तो ये वैल्यू 1 के बराबर, ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है, और एक्स की वैल्यू कितने बराबर होगी, 0 के बराबर। नाउ इफ ए इज कांस्टेंट, ए इज कांस्टेंट, अगर हम ए को कांस्टेंट ले लेते हैं इस कंडीशन में, अब क्या होगा, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस जो हम फाइंड आउट किया है वो हमारे पास बी के रिस्पेक्ट में आएगा। अब नीचे वाली वैल्यू रख लिया हम, तो मान लीजिए हमने बी की निकालनी है, ये हमने कांस्टेंट ले लिया है, तो ये कितने टाइम्स बढ़ जाती है हमारे पास, 3 टाइम्स बढ़ जाती है। तो 3 बी की वाई, रेट कितना बढ़ जाएगा, इसको पॉइंट को इस तरफ ले जाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा, तो ये 9 टाइम्स आ जाएगी। तो इसको हम कर सकते हैं 3 टू पावर 2 और 3 पावर वाई, और वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आई, 2 आती है। तो अपने पास रेट ला क्या कहलाता है, क्या हुआ रेट ला, तो नाउ रेट ला के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शंस हमारे पास क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शंस के हमारे पास ए टू द पावर कितना आ गया, A⁻0, और बी टू द पावर कितना है, ट्वाइस। ये हमारे पास रेट ला के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शंस हमारे पास डेवलप हुआ। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। बहुत सारे केस जो है ना मैंने आपको रिपीट कर दिए, और इतने केस होने के बाद तो हमें कंसेप्ट बहुत अच्छा से समझ में आ जाना चाहिए। तो थोड़ी सी अब हम हटके प्रॉब्लम लेते हैं, जो हमारा कोर कंसेप्ट उससे थोड़ी हटके प्रॉब्लम आ रही है। कहता है कि ए से बी रिएक्शन से रिएक्टेंट और पी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या करके चलते हैं, नाउ सॉल्यूशन करेंगे। गिवन, हमें गिवन क्या कर रखा है, सबसे पहले उसको लेंगे हम। गिवन हमें दे रखा है ए से बी ने रिएक्शन की और इसने पी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की। तो इस से हिसाब से हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो बनेगा वो हमारे पास इस तरह से बनेगा, एक्स एंड वाई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, अब अगली कंडीशन में हमें कह रखा है कि रेट इतना टाइम्स बढ़ जाता है जब कंसंट्रेशन ए की हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। पी को उन्होंने कुछ नहीं किया तो बी को हमने एज इट इज रखा, इक्वेशन नंबर 2। व्हेन कंसंट्रेशन बी इज ट्रिपल, बी, ए को कुछ नहीं किया उन्होंने, ए जैसा था वैसा वैसा रखा उन्होंने, और बी को क्या कर दिया इन्होंने, बी इज ट्रिपल। तो बी की कंसंट्रेशन को हमने क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया। द रेट इज आल्सो ट्रिपल, तो रेट जो है वो 3 गुना हो जाता है, ठीक है। अगर इस रेट को हम स्मॉल आर से कंसिडर कर लें तो ये आर के रिस्पेक्ट में वैल्यू जो है बढ़ घट रही है। तो ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 3 हो गया। डिटरमाइन द रेट ला इक्वेशंस, हमें ये इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है कि ये रेट ला इक्वेशंस हमारे पास एग्जैक्ट क्या बनेगी। तो चलिए अब हम लेके चलते हैं कि इक्वेशन सेकंड को नाउ डिवाइड डिवाइड इक्वेशन 2 बाई फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास है ये 2.82 आर अपॉन, ये हमने आर लिया, और 2a का पावर हमारे पास है एक्स, बी का पावर हमारे पास है वाई, और नीचे है a का पावर हमारे पास x और b का पावर हमारे पास है y। इसे कैंसिल हो गया, r से r हमारे पास कैंसिल हो गया। तो जो नेट रिजल्ट हमारे पास आया वो अपने पास आया 2a⁻, हमारे पास कितना आ गया, या a से a भी कैंसिल हो जाए तो ये भी कैंसिल होने के बाद 2 द पावर हमारे पास x आया। आप लोगों ने पीछे भी इस को किया था,
आप भी कर सकते हैं, log लेके दोनों तरफ निकाल सकते हैं। तो जब x होता है और ये रेट लगभग होता है तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 1.5 आती है या 3.2 आती है। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ डिवाइड इक्वेशन नंबर 3 बाई फर्स्ट। जो थर्ड इक्वेशन है उसको फर्स्ट से डिवाइड कर दो। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये है a⁴x और 3b⁴y, और ये हमारे पास है r। इससे हम इसको डिवाइड करें तो a⁴x, और ये हमारे पास क्या होगा, b⁴y। r से r कैंसिल, a से a कैंसिल, b से b, y कैंसिल। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट हमारे पास जो बचेगा वो ये बचा है कि 3 और 3 y की वैल्यू कितनी आई, 1। तो ये हमारे पास 1 आएगी। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग रेट बता सकते हो। तो रेट क्या होगा, नाउ रेट ला, रेट ला इक्वेशन। तो रेट ला इक्वेशन आएगी रेट इज इक्वल टू ए, और इसकी पावर कितनी होगी 1.5, और बी इसकी पावर कितनी होगी 1। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे पास, थोड़ा सा ध्यान से हम समझ के उन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है इस टाइप को। आप देखिए, रेट ला दे रखी है गैसियस में। क्या दे रखा है, रेट ला में गैसियस फॉर्म में दे रखा है, और कितना दे रखा है, रेट ला के अकॉर्डिंग रेट जो हमें दे रखा है वो दे रखा है के ए और b⁴2 ये दे रखा है। फाइंड द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शंस, मतलब आर ओ आर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ये जो रिएक्शन दे रखा है आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर ट्रिपल, फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं, ए एंड बी दोनों की जो कंसंट्रेशन है उसको कितना कर दिया जा रहा है, 3 गुना किया जाता है। तो कर देते हैं हम। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है के, ए की 3 गुना की हमने और बी की भी हमने 3 गुना की। तो हमारे पास कितना आया 27 के, और ये हमारे पास ए और ये हमारे पास बी का स्क्वायर। या ये लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 27 टाइम्स हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड कंसेप्ट हम लेके चलते हैं, प्रेशर ऑफ ओनली बी इज हाफ्ड। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन ये है के ए और ये है बी। अब कंसंट्रेशन है तो सॉलिड लिक्विड के अंदर होता है, प्रेशर होता है तो गैसियस फॉर्म के अंदर होता है। तो ये हमारे पास पी ए की फॉर्म में लेकर चल सकते हैं। और जो पी बी है वो हमारा क्या कर रखा है, हाफ कर रखा है, लेकिन हाफ का क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा 1/4 टाइम्स। ये हमारे पास करेक्ट होगा। थर्ड पॉइंट पे हम लेकर चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन जो होती है वो n/v होती है, या कह सकते हैं कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन रखते हैं, उल्टी रिलेशन रखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज रिड्यूस टू 1/4। अगर इफ वॉल्यूम हमें 1/4 दे रखी है तो देन कंसंट्रेशन क्या होगी, तो कंसंट्रेशन इसकी 4 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम में रिलेशन है। तो हमारे पास जो सी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, मतलब दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है के ए, और ये हमारे पास क्या है बी का स्क्वायर। तो कंसंट्रेशन 4 होगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4a। ये क्या लिख सकते हैं इसको 4b का स्क्वायर। तो ये 64 टाइम्स हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस जो है हो जाएगा, 64 टाइम्स। आई होप कि तीनों कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे, और वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमें एक प्रॉब्लम और दे रखी है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कि हमें कोई इक्वेशन दे रखी है और उसके बाद हमसे अलग अलग कंडीशंस लगवा के ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हमसे पूछा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एंड रेट ला इक्वेशंस।
तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। किस गिवन क्या है हमें, सबसे पहले वही कंडीशन सेम। हमें गिवन है MA प्लस NB, और ये हमारे पास प्रोडक्ट P की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अगर हम इसका रेट फाइंड आउट करें तो K A⁴ M, M नहीं होगा, हम X कंसिडर करेंगे, और B⁴ Y। हमें रेट ऑफ रिएक्शंस या कहो रेट ऑफ रिएक्शंस ROR हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकता है। रेट ऑफ रिएक्शंस को स्मॉल r के A⁴ X फर्स्ट है। कहता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट इज डबल। दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम क्या कर दें, डबल कर दें, डबल कर दें। देन रेट ऑफ रिएक्शंस इज इंक्रीज 8 टाइम्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना बढ़ जाता है। एक तो इक्वेशन ही होगी। एंड ओनली कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। तो बी की कंसंट्रेशन हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। ठीक है, डबल। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है। इक्वेशन थर्ड बनी। वही फॉर्मूला है। नाउ डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। जो इक्वेशन सेकंड है हमारे पास वो है 8R इज इक्वल टू K 2A⁴X एंड 2B⁴Y। उसको फर्स्ट से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, R अपॉन KA⁴X एंड B⁴Y। K से K कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो वैल्यू बचेगी हमारे पास X और Y की, इन वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, R से नहीं, अभी हमें कोई ऐसी क्वांटिटी लेके चलनी है जो एक दूसरे को खत्म कर दे। अब हम सेकंड और फर्स्ट वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, यहाँ हम थोड़ा सा हटके चलेंगे, क्योंकि उससे तो हमारी एक क्वांटिटी खत्म नहीं हो रही। हम ये देखेंगे क्वांटिटी किससे खत्म हो रही है, उस पॉइंट को लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये देखो, अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास बी वाली क्वांटिटी खत्म हो जाएगी। तो डिवाइड थर्ड बाई टू। तो 2R KA⁴X, और फिर हम क्या लेके चलेंगे, 2BY। अभी हमारे पास क्या होगा, 8R अपॉन K 2A⁴X और 2B⁴Y। देखो ये क्वांटिटी बिल्कुल खत्म हो गई। K से K कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये 1/2 बचेगा। तो हमारे पास 2/8 इज इक्वल टू 1/2। और इसको हम A लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह A की क्वांटिटी है, इसको पावर X भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 1/4 और 1/2 द पावर X, और इसको 1/2 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये 1/2 की पावर X है, और X की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। आगे हम थोड़ा सा बढ़े, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम ऐसा करें कि a की वैल्यू पूरी तरह से कैंसिल हो जाए। तो अब हम कहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू हमें मिल गई, तो a की वैल्यू हमारे पास आसानी से आ सकती है, और उसी हिसाब से हम उस वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो अब हम डिवाइड कर सकते हैं। नाउ डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट, या थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड कर सकते हैं, वहां भी हमारे पास a की क्वांटिटी खत्म हो सकती है। तो थर्ड को जो है बाई फर्स्ट। तो थर्ड हमारे पास है 2R अपॉन R। ये हमारे पास होगा KA⁴X, ये होगी 2BY अपॉन, ये हमारे पास हुआ KA⁴X, और ये B⁴Y। तो ये हमारे पास R से R कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये 2 है। अब हमारे पास ये B से B कैंसिल, तो 2 द पावर Y, और Y⁴ 1 हमारे पास आ गया। आई थिंक कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एंड रेट ला। तो यहाँ हम इसका आंसर लिख सकते हैं। नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जो हमारे पास इक्वेशन है रेट ऑफ रिएक्शन के A⁴ हमारे पास x मान के चले थे, तो x की वैल्यू 2 आई है, और y की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और रेट ला,
बताने की आवश्यकता है ही नहीं। रेट लॉ में हमारे पास जो आर ओ आर होगा वो यही होगा जो दे रखा है, e⁻², और b⁻. इस तरह से हम इसके आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं हम। हमें यूनिट बतानी है रेट कांस्टेंट की, इसके अंदर यूनिट क्या होगी रेट कांस्टेंट की। ये भी थोड़ा काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। गिवन जो है कंडीशंस हमारे पास वो दे रखी है, आर r के, और ये हो जाएगा c⁻³ तो जो रेट होती है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये के है। और कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर, और ये कितनी हो जाएगी 3/2। अगर इसको आगे ओपन कर लें के, तो ये मोल कितनी हो जाएगी 3/2, और लीटर की कितनी हो जाएगी -3/2। अब ये हमारे पास हो गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और हम सिर्फ के की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये अपने पास एज इट इज रहेगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन, ये होगा मोल 3/2 और लीटर -3/2। ये ऊपर जाएगा मोल, तो ये हमारे पास आएगा 1 - 3/2। लीटर हमारे पास -1 था, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +3/2, और सेकेंड इनवर्स एज इट इज होगा। तो मोल का जो डेटा आएगा हमारे पास वो आएगा 2 - 3/2, लीटर का आएगा -2 +3/2, और सेकंड का है हमारे पास -1। तो मोल की जो वैल्यू आई वो -1/2, लीटर की जो वैल्यू आई वो 1/2, और सेकंड इनवर्स, ये हमारे पास यूनिट होगी रेट कांस्टेंट की। आई होप कि कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब हमारे पास जो पीछे हमने किया, अभी सीबीएसई कॉर्नर किया था हमने, और जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे, अब हम रैपिड राउंड चलेंगे और कंपटीशन कॉर्नर के ऊपर हम लेके चलेंगे, जो कि हमसे कंपटीशन में प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। तो चलिए फटाफट आते हैं। और गैसियस रिएक्शंस है, और इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज रिड्यूस टू 1/4 ऑफ, देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी टाइम्स। कितना टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। हमने इस कंसेप्ट को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और मैं थोड़ा फास्ट लूंगा इसमें, कि जो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम है वो इनवर्स रिलेशन रखती है। कि वॉल्यूम अगर 1/4 डिक्रीज हो रही है तो कंसंट्रेशन 4 टाइम्स हो जाएगी, और फिर कंसंट्रेशन 4 टाइम्स कंटेनर की बात करें कंप्लीट, तो दोनों जगह हम 4 4 वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास लगभग 16। तो न्यू रेट और ओल्ड रेट में हमारे पास 16 टाइम्स हमारे पास आएगा, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास वो होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 2, और इसके लिए हम आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा वो ये है। हमसे पूछा है कि एलिमेंट्री रिएक्शंस है, तो एलिमेंट्री रिएक्शंस में सभी को पता है लोमा, लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो अप होता है कि प्रेशर ऑफ बोथ ए एंड बी इज इंक्रीज 3 टाइम्स, देन इनिशियल प्रेशर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी ऑफ द प्रीवियस प्रेशर। तो जैसे हमें इक्वेशन दे रखी है, हमने ओल्ड और न्यू रेट के बीच में रिलेशन निकाली, क्योंकि हमें लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो कर रहे हैं, इसलिए पी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एलिमेंट्री रिएक्शंस, और हमें कंसेप्ट क्लियर है कि एलिमेंट्री रिएक्शंस में लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लीकेबल होता है। तो जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो किसके अंदर चली जाएगी, पावर्स के अंदर। और इस तरह से जब हम इन वैल्यूज को जो 3 टाइम्स इंक्रीज हुई, तो 27 टाइम्स हमारे पास आएगा, इसलिए करेक्ट आंसर हमारे पास आता है 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है ये, द रेट ऑफ ए सर्टेन हाइपोथेटिकल रिएक्शंस, ये दे रखा है ए बी सी, और इससे प्रोडक्ट बना इज गिवन बाय, इस रेट से हमें एक्सप्लेन कर रखा है, और इसके इक्विवेलेंट के, और ये वैल्यूज दे रखी है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, सम ऑफ, जो ऊपर जो पावर दे रखी है उन सब का सम होता है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास जो सम होगा वो कितना होगा, तो इन सबको जोड़ के देखते हैं। तो हमारे पास टोटल सम कितना आता है 13/2, हमारे पास इसका सम आ जाता है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी कोई डाउट नहीं होगा। तो इसमें 13/2 हमारे पास है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेट लॉ हैज एन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ 0.001,
0.5 फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग सब्सटेंस एक्स वाई एंड जेड। किसकी वैल्यू 0.5 आएगी? तो देखो इनके ऊपर जो पावर्स है उन सभी पावर्स का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो जब हम सभी का सम करते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि आंसर हमारे पास क्या आता है। ऑप्शन फर्स्ट में देखते हैं तो आंसर 3 आता है। ऑप्शन सेकंड में लेके चलते हैं तो आंसर 1.5 आता है। ऑप्शन थर्ड में 0.5 आता है और ऑप्शन फोर में 1 आता है। कि 0.5 हमारे पास थर्ड में आता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व टू रिएक्टिंग स्पीसीज, दो रिएक्टिंग स्पीसीज है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ देम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल द कंसंट्रेशन ऑफ अदर। तो कहता है कि हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है, उसका जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन से, उसका एक का तो क्या है हमारे पास स्क्वायर है, और दूसरे की कंसंट्रेशन है उसका क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अदर। तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब 1/b, इस तरह का केस, वो कंसंट्रेशन 1/अपॉन की फॉर्म में है। तो कहता है कि बताइए उसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो जैसे उन्होंने कहा कि फर्स्ट का तो क्या है, स्क्वायर है, सेकंड का क्या है, इनवर्स है, तो इनवर्स को ऊपर ले जाएंगे तो -1 होगा, दोनों की पावर को जोड़ देंगे तो ऑर्डर हमारे पास 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रखा है कि दो रिएक्शंस है, एक्सपेरिमेंटल डेटा सजेस्टेड है, रेट हमें गिवन है, ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर हमें पता है सम ऑफ द पावर्स होता है। तो ये जो पावर्स यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, तो ये 1.1/2 सेकेंड आंसर हमारे पास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 हमें दे रखा है, इसके अंदर हम वही अपना जो फॉर्मूला है, ट्रिकी मेथड या लॉन्ग मेथड, दोनों में से फॉलो कर सकते हैं। अगर हम ट्रिकी मेथड को फॉलो करें तो एक क्वांटिटी को हम कांस्टेंट लेंगे, तो इस क्वांटिटी को हमने जैसे कांस्टेंट लिया तो हमारे पास देखो रेट ये बनेगा, रेट इज इक्वल टू के। इस क्वांटिटी को जैसे हम कांस्टेंट लेके चलते हैं तो रेट इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा, के। ए को हमने कांस्टेंट ले लिया तो बी टू द पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, वाई आएगी। अब देखो इसके अंदर ये अपने पास 2 टाइम्स जो है वो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसके अंदर 2 गुना वैल्यू जो है ना इसके अंदर बढ़ रही है। ठीक है, तो हम इस तरह से वैल्यू बता सकते हैं, और ये इसको हम डिवाइड करके इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ ऑलरेडी बनाई रखी इक्वेशन हमारे पास, ये देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी थी, जैसे हमने थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड किया तो एक्स टू द पावर 1 आ गई, और फोर्थ को फर्स्ट से डिवाइड किया तो ये आ गई। अब हमारे पास वाई की वैल्यू 3 आ गई, तो जो 1 और 3 का जो रेशियो पॉइंट बनता है वो है हमारे पास, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है हमारे पास थर्ड ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स अगर हम लेके चलते हैं तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8, और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 2 आएगा। सेम कंसेप्ट रिपीटेड है, हम कहीं भी जाते हैं बार बार उसी कंसेप्ट को हम रिपीट कर रहे हैं कि एक जनरल इक्वेशन जो हमें दे रखी है, सबसे पहले इक्वेशन दे रखी है, इससे हमने इनिशियल रेट डेवलप किया, उसके बाद 3 से 4 एक्सपेरिमेंट है, तो चारों एक्सपेरिमेंट की एक एक इक्वेशन हमने इसी फॉर्मेट में बनाई जैसे हमें दिया हुआ था, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब हम डिवाइड ऐसे करते हैं कि एक क्वांटिटी उसमें से खत्म हो जाए, तो फर्स्ट के अंदर और फोर्थ के अंदर देखो तो कॉमन क्वांटिटी ये है, इसलिए फोर्थ को हमने फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, और जैसे इसको हमने डिवाइड किया तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई। अब थर्ड और सेकंड के अंदर अगर हम देखें तो इसमें कॉमन क्वांटिटी ये है, तो जैसे इसको हमने डिवाइड किया तो ये आ गई, और हमारे पास एग्जैक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को लेके चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 हमें बताता है, इसके अंदर भी सेम फॉर्मूला है और हमारे पास आंसर 2 आया है, जैसे हमने पीछे फाइंड आउट किया था सेम फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारे पास सेम फॉर्मूले के ऊपर है, हमने रेट फाइंड आउट किया, फिर तीनों इक्वेशंस हमने डेवलप की, और इस तरह से एक्स और वाई की वैल्यू हमने निकाली, तो हमारे पास 1 और 0, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है इसको फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, लेकिन यहाँ अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है जो बीच में हमें दे रखी है, जैसे हमें एक्स फाइंड आउट करना, वाई फाइंड आउट करना है, तो हमें वैसे ही जैसे पीछे रेट बनाया था वैसे हम रेट डेवलप करेंगे, जैसे हम इक्वेशन दे रखी है उससे फर्स्ट की हम इक्वेशन बनाएंगे, सेकंड की इक्वेशन, क्वांटिटी नहीं है तो हम नेक्स्ट मान ली थर्ड की इक्वेशन, और सेम फॉर्मूला है, टू और फर्स्ट को हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि इन दोनों के अंदर कॉमन क्वांटिटी तो ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ऐसे थर्ड और हम फर्स्ट लेके चलेंगे, उसको डिवाइड करेंगे और हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास डेवलप होगी। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा रैपिड राउंड इसलिए ले रहा हूँ
क्योंकि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं और इस वजह से हम इन पार्ट्स को ना फास्ट लेके चल रहे हैं ताकि हम आसानी से कर सके। रेट ला सिंगल स्टेप रिएक्शंस का सीधा हमें रेट ला एक्सप्लेन करना है और एलिमेंट्री रिएक्शंस है एक स्टेप में कंप्लीट होगी, तो जो आगे स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वही हमारे पास पावर्स होंगे, तो हमारे पास ऑर्डर आएगा ये। 13 क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो हमसे यहाँ पूछा गया है कि रेट इक्वेशन क्या बनेगी। सेम फॉर्मूला जो कंडीशंस दी हैं उससे हमने रेट 1, रेट 2 एंड रेट 3 डेवलप किया। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड किया, तो हमारे पास ये आएगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 14 क्वेश्चंस के अंदर हम आते हैं तो हमारे पास पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि कह रहा है कि रेट लॉ इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ मास एक्शन, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। 15 क्वेश्चंस की बात करें, एलिमेंट्री रिएक्शंस दे रखी है तो हमसे मोलिकुलरिटी पूछी है। तो मोलिकुलरिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स रिएक्टेंट स्पीसीज के कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 3 मोलिक्यूल्स इसके हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, तो इसकी मोलिकुलरिटी क्या होगी, 3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो कंडीशंस दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट इक्वेशन जनरल बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन में कह रखा है कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट ऑफ डबल हो जाता है। अगले में कहता है कि कंसंट्रेशन दोनों के डबल करते हैं तो रेट भी डबल हो जाता है। 3 इक्वेशन बनी। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करूँ ये वैल्यू आएगी, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करूँ ये वैल्यू आएगी। ओवरऑल हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमसे पूछा है कि अगर ये कंडीशंस लगा दें तो हमारे पास क्या फर्क पड़ेगा। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ऑर्डर ऑलरेडी बता रखा है तो ये इक्वेशन बनेगी। सेकंड के अकॉर्डिंग हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। और जब हम दोनों इक्वेशंस को, दोनों रेट्स को हम डिवाइड करके चलते हैं तो हमारे पास ये आता है 8 टाइम्स इसमें इंक्रीज हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। रैपिड फायर राउंड चल रहा है बेटा, बहुत फास्ट, रैपिड बहुत फास्ट ले रहे हैं हम। तो यहाँ हमारे पास अलग अलग कंडीशंस दे रखी हैं और स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट को ढूंढना है, करेक्ट स्टेटमेंट को नहीं। तो ऑप्शन 1 में जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारा यही कह रखा है वही आ रखा है। ऑप्शन 2 में कहता है कि कांस्टेंट कर दें रिड्यूस कर दें द रेट विल बी, तो कांस्टेंट और रिड्यूस करोगे तो रेट जो है वो डिफरेंट आएगा, लेकिन इसके अंदर तो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। और ये कह रखा है क्वार्टर द रेट विल बी हाफ, हाफ थोड़ी आ रहा है, 1/16 आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बाकी थर्ड स्टेटमेंट फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो जैसे दे रखी है उसी हिसाब से है, तो ये सेकंड हमारे पास आएगा जो फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन लेते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन डबल ए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो कंडीशंस को जैसे हमने रखा, रेट ऑफ रिएक्शन डबल कंसंट्रेशन 8 टाइम्स, तो हमारे पास 1/3 वैल्यू जो है इसकी आ जाती है। लास्ट क्वेश्चन है और उसके साथ ही हम देखते हैं कि किस पे डिपेंड करती है रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट हमें पता है अर्नियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से हमने जो टॉपिक पढ़ा, जो हमने टॉपिक पढ़ा है, हमने पढ़ा है रेट ला, उसके अंदर हमने पढ़ा ऑर्डर, रेट कांस्टेंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और इन सब पॉइंटों को जब हमने पढ़ा तो इनसे रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम थी आपकी एनसीईआरटी, सीबीएसई, प्रीवियस ईयर और नीट और जेई मेंस के कॉम्पिटिटिव से रिलेट हमने ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स भी लगाई हैं। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, धन्यवाद।